आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड होगा और सेकंड आर्टिकल होगा हमारी जो साइंस पॉलिसी है उससे रिलेटेड। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इंडिया एंड यूएस रिलेशन को लेकर के। एक साल पहले यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि इंडिया और जो यूएस की रिलेशनशिप है वो बहुत सही है और वो दोनों एक दूसरे के ट्रू फ्रेंड हैं। अब इन बातों को एक समय हो गया है, एक साल हो गया है और इस एक साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं? एक तो देखो, यूएस की अगर हम बात करें, यूएस में नए राष्ट्रपति आ गए हैं। ट्रंप थे, अब वहां पर जो बाइडेन नए राष्ट्रपति हो गए हैं। जो बाइडेन ने बहुत सारे चेंजेज कर दिए हैं। क्या चेंजेज कर दिए हैं? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। ईरान के साथ में जो डील साइन हुई थी 2015 में, उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इसके अलावा जो WHO है उससे भी अपने हाथ, मतलब उससे भी पीछे हट गया था यूएस। इसके अलावा यूएस ने जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी है, मतलब यूएस को ये लगता है कि विदेशी लोग हमारे यहाँ पर यूएस में आते हैं और यूएस में बस करके वो यूएस के जो लोग हैं उनकी जॉब को छीन लेते हैं। इसीलिए मिस्टर ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्या किया था, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया था। तो ये सारे चेंजेज अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जो बने हैं उन्होंने इन सारी जो चेंजेज किए थे इनके ऊपर वो वापस आना चाह रहे हैं और धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिनसे भी यूएस, क्योंकि एक लीडर के रूप में पूरे वर्ल्ड में है, ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाता है, और अगर वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे चीज़ों से, जैसे ये एग्रीमेंट है उससे अगर पीछे हाथ खींचेगा तो जो एक ग्लोबल लीडर का, ग्लोबल पावर का जो एक स्टेटस मिला हुआ है वो कैसे, मतलब वो रेस्पेक्ट जो है उसको मेंटेन करना जरूरी है। और देखो, जो मिस्टर बाइडेन जो है वो बहुत ज़्यादा लिबरल है। लिबरल स्पेशली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड उनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी लिबरल हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मिस्टर ट्रंप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे और मिस्टर बाइडेन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और एक बात और क्लियर करनी है कि मिस्टर ओबामा जो पहले ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे, मिस्टर ओबामा और जो बाइडेन एक ही पार्टी से हैं या नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बन गए, पुरानी सारी जो बातें जिनके ऊपर मिस्टर ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींचे थे, हर चीज से पीछे हट गए थे मिस्टर ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट होते हुए, उन सब पर धीरे धीरे मिस्टर बाइडेन आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो कुछ नहीं है, एक साल में बहुत सारा चेंज हुआ है और चेंज होने की वजह से जो हमारे इंडिया की पहली जो एक तरीके सिचुएशन थी वो भी काफ़ी चेंज हुई है। सबसे पहले हम कंसर्न की बात करेंगे। इसमें इस आर्टिकल में इंडिया और यूएस के बीच में, अब मिस्टर जो बाइडेन जब नए राष्ट्रपति बने हैं तो इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे होंगे इसके बारे में आइडिया लगाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, चाइना को लेकर के कंसर्न होगा। क्या कंसर्न होगा? इंडिया और चाइना के बीच में जो काफी दिनों से 9 to 10 मंथ लगभग बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चला। हालांकि जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है उस पर काम हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम पेंगोंग सो लेक जो है वहां पर ही डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे बॉर्डर पर ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, या वहां पर ऐसे बोला जा रहा है कि जैसे ही पेंगोंग सो लेक पर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद में इन पॉइंट्स पर भी बात की जाएगी। तो देखो, मिस्टर बाइडेन का अब चाइना के लिए क्या रुख होगा? मिस्टर ट्रंप तो चाइना को हर समय काउंटर करने की कोशिश करते थे। वैसे तो मिस्टर बाइडेन भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट, इन सारे इश्यूज के ऊपर मिस्टर बाइडेन हो सकता है कि चाइना के साथ में एक बैलेंस का रास्ता बना करके चले। तो देखना होगा कि मिस्टर बाइडेन का चाइना के लिए कैसा रुख होगा और वो इंडिया के साथ में जो रिलेशन होने वाले हैं उनको किस तरीके से इफेक्ट करेगा। दूसरा कंसर्न हो सकता है फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसको लेकर के। इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफी अच्छा प्रोड्यूसर है और
अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि सप्लाई चेन को जो मतलब लोकलाइजिंग करने की कोशिश कर रहा है प्रोडक्शन को। तो इस तरीके से जो इंडिया काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर है फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसमें इंडिया और जो यूएस के जो रिलेशन है वो अफेक्ट हो सकते हैं। इससे भी एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ह्यूमन राइट्स। देखो मिस्टर बाइडेन जो है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी लिबरल प्रेसिडेंट है, लिबरल स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं कंसर्न उनको लेकर के। तो हम देख लेते हैं कैसे। अब हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमारे इंडिया में पहले जम्मू एंड कश्मीर यूटी को जब बाइफर्केशन किया गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जब उसका बाइफर्केशन करके उसको दो भागों में बांटा गया, किसमें, लद्दाख यूटी में और JNK यूटी में। तो उस समय से वहां पर इंटरनेट को बैन किया गया था। तो एक तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है उनको वायलेशन किया गया था, क्योंकि इंटरनेट तो सबकी आजकल एक बेसिक नीड हो गई है ना। और वर्तमान में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। इसी की वजह से ये क्या हो सकता है, जो बाइडेन है वो इन चीज़ों के ऊपर कंसर्न ले सकते हैं कि आप जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो सकता है रशिया को लेकर के, रशिया के साथ में इंडिया की जो टाइज हैं उनको लेकर भी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया के साथ में क्या करेगा, खरीदेगा, और उसकी अराइवल पहुंचने वाली है इंडिया में। तो इसकी वजह से सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। हालांकि जो मिस्टर ट्रंप हैं उन्होंने ऐसे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे, हालांकि उन्होंने देखो ये सैंक्शन जो है वो यूएस काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, मतलब काटसा जो एक्ट है उसके थ्रू ये सैंक्शंस लगते हैं। और अगर कोई देश जिसके यूएस के साथ में एनिमी रिलेशन है, उनसे किस किस के साथ में है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, इनके साथ में एनिमी रिलेशन है, अगर इनके साथ में कोई भी डिफेंस रिलेशन या कोई भी बॉन्ड साइन करता है तो उनके ऊपर यूएस क्या लगा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। तो इंडिया ने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसको खरीदा है। इसकी वजह से इंडिया के ऊपर हो सकता है कि नए राष्ट्रपति सैंक्शन लगा दे। ट्रेड कंसर्न क्या है कि मिस्टर ट्रंप ने जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो GSP स्टेटस होता है उसको कैंसिल कर दिया था, यूएस ने डिसीजन लिया था। तो ट्रेड को लेकर के अब इंडिया होपफुल है कि जो ट्रंप के एरा से जो कंसर्न चलता आ रहा है उसमें ढंग से काम करेंगे नए राष्ट्रपति, और उनके ऊपर से ये जो स्टेटस को छीन लिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, वो दोबारा से रिस्टेट किया जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ा एक मेगा इंडियन इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो जब मोदी विजिट हुई थी उस समय ये डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक होपफुल है कि हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट इशू है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान में जो अमेरिका की जो सेना थी वो काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से अमेरिका की सेना वापस यूएस जा रही है। तो इसको लेकर के कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि अमेरिका की सेना वहाँ से ना जाए। हालांकि जो यूएस है वो भी ये चाहता है कि इंडिया जो है वो अपनी पर्सनल सेना यहाँ भेजे और यहाँ पर जो पीस स्टेबिलिटी है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करे। ठीक है, ये इशू है। तो अब देखना है, क्योंकि अगर वहां से जाते हैं तो तालिबान वहां पर अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव हो सकता है, और अगर वो वहां पर एक्टिव होगा तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में दोबारा हमारे यहाँ पर एक तरीके से जो टेररिज्म है वो दोबारा मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करेगा अगर वहां पर तालिबान एक्टिव होता है। तो इस आर्टिकल में लास्ट में यही बात किया गया है कि देखो अभी ट्रंप को चेंज करके मिस्टर जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं, तो अभी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। ये तो कंसर्न क्रिएट किए जा रहे हैं कि हो सकता है इन पे कुछ पॉजिटिव आए कुछ नेगेटिव आए, ये तो सिर्फ आशाएं और निराशाओं की बात की जा रही है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यूएस किस चीज़ में आगे आता है और किस चीज़ में अपने आप को शिफ्ट करता है। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंडिया की जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल साइंस पॉलिसी, उससे रिलेटेड है।
सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हर साल 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे जो इंडियन फिजिसिस्ट हैं सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवरी की थी, इसीलिए हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक और कारण है, इसका एक मेन कारण है कि हमारे इंडिया में रिसर्च में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है, उसको पॉन्डर करने के लिए भी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी टू पॉन्डर अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन रिसर्च, इसके लिए भी इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर साल। अब तक हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 4 साइंस पॉलिसी पब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है। एक सबसे पहले 1958 में पॉलिसी आई थी, उसके बाद में 1983 में, 2003 में, 2013 में, और इस साल जो जनवरी 2021 में हमारे ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है कि हमारी जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो किस तरीके की होगी। अब सबसे पहले हम एक एक पॉलिसी की बात करेंगे कि एक एक पॉलिसी में क्या क्या डिस्कस किया गया था। देखो, जो इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिसी थी वो 1958 में आई थी, और इसमें साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसका जो मेन डेवलपमेंट था वो ये था कि लोगों में साइंटिफिक टेम्पर को फाउंडेशन रखा जाए। जब ये साइंटिफिक पॉलिसी आई 1958 में, उसके बाद में हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हो गए, नेशनल लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश हो गए 1980 आते आते, और इंडिया डेवलप हो गया एक एडवांस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके पास सफिशिएंट साइंटिफिक पर्सनल हो गई थी। सेकेंड पॉलिसी हमारे पास आती है 1983 में। इसमें टारगेट किया गया था, जो सेकेंड पॉलिसी है, कि टेक्नोलॉजिकल हमें सेल्फ रिलायंस होना है, ठीक है। तो हमारा जो रिसर्च फील्ड था उसको स्ट्रेंथन करने की इसमें कोशिश की गई, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी वाला एरिया है उस पर भी फोकस किया गया। थर्ड जो साइंस पॉलिसी है वो 2003 में आई, और जो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, उसके बाद में पहली हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी, और इसमें ये कोशिश की गई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे। इसके द्वारा साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB को डेवलप किया गया ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। फोर्थ साइंस पॉलिसी आई 2013 में, और पहली बार इसमें कोशिश की गई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ इनोवेशन पर भी ध्यान दिया जाए। अब आपको ये बताना है कि इनोवेशन एंड रिसर्च में क्या अंतर होता है। देखो, कमेंट करके नीचे बताइए आप कि रिसर्च और इनोवेशन में क्या चेंज होता है। चलो हम ही बता देते हैं। देखो, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च किसी भी चीज पे हो सकता है, और उस रिसर्च का यूज करके जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, और उस प्रोडक्ट की वजह से जब लोगों का जो लाइफ है, लाइफ साइकिल में कुछ इजी चीज में, मतलब आपको किस चीज को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज में रिसर्च किया गया और उसको रेगुलर करने के लिए, जैसे हम मान सकते हैं कोई भी चीज, जैसे हमें जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना नहीं था, और हमें जब मान लो हमें गर्मी महसूस होती थी, तो ये कोशिश की गई, सबसे पहले रिसर्च हुआ कि बिजली का यूज करके ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी मोटर को अगर टर्न करें तो उससे एयर जनरेट हो सकती है। उस रिसर्च को फिर इनोवेशन किया गया और फैन बना दिया गया। तो हमारी जो जिंदगी है ना, उसको ईजी बनाने के लिए जो काम किया जाता है, जब रिसर्च का यूज करके जिंदगी को आसान बनाने का काम किया जाता है, तो वो होता है इनोवेशन, ठीक है। तो देखो, 2013 में फोकस किया गया पहली बार इनोवेशन के ऊपर। इसके अलावा फोकस किया गया था कि पूरे वर्ल्ड के जो 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर्स हैं उसमें हम शामिल हों, ठीक है। इसमें मतलब इंडिया ने हालांकि इन सबको अचीव भी किया, जो टारगेट फिक्स किए थे। ये सब इसलिए हो पाया कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो नेशंस हैं, उन्होंने पार्टनरशिप की, और इंडिया ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ में कोलैबोरेट भी किया, जैसे लार्ज हैड्रोन कोलिडर इन द यूरोपियन यूनियन। इसमें मतलब इनमें कोलैबोरेट करके इंडिया ने अपने जो टारगेट फिक्स किए थे उनको अचीव किया। अब ये तो बात कर ली हमने साइंस पॉलिसी की। अब तक हमने जो पॉजिटिव बात है उनको किया। अब कंसर्न क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO वो क्या करता है, कुछ डाटा पब्लिश करता है कि किसने कितने जो मतलब
एक तरीके से अगर हम बात करें कि पेटेंट के लिए किसने अपने यहाँ से भेजे हैं, तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के 2019 की रिपोर्ट आई है, उसमें WIPO ने बोला है कि इंडिया ने बहुत कम, मतलब 2053 पेटेंट एप्लीकेशन ही इंडिया की तरफ से आए हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए चाइना से, तो चाइना में 58,990 एप्लीकेशन और उन्होंने यूएस को भी रिप्लेस कर दिया है। 57,840 यूएस के द्वारा पेटेंट एप्लीकेशन आए हैं 2019 में। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा रास्ता है इसको अचीव करना, 2053 से 58,990 तक। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस से ज़्यादा चाइना के एप्लीकेशन फाइल हुए हैं। हालांकि इंडिया में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 में आया था और इसमें कोशिश की गई थी, क्या कोशिश की गई थी कि डायनेमिक, वाइब्रेंट, बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिस्टम को स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था, ये 2016 में जो पॉलिसी आई ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाए। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल को हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है आपको ये बताना है। 2 से 3 डेज पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था और उसमें डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है एडिटोरियल डिस्कशन में, तो आपको बताना है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इनोवेशन है उसको भी फोस्टर करने की इस 2016 वाली पॉलिसी में बात की गई है। देखो, हम चाइना से सीख सकते हैं। 1999 में चाइना ने सिर्फ 276 अपने यहाँ पर पेटेंट एप्लीकेशन किया था और 2019 की अगर बात करें तो बिल्कुल रिवर्स चेंज किया है चाइना ने। तो इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे कोशिश की जा सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि देखो, जो नया ड्राफ्ट आया है ना, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, ये हमारी फिफ्थ साइंस पॉलिसी है और इसमें ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या एम डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले हम एम की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एम बताए गए हैं। एम बताया गया है कि जो फुल टाइम हमारे जो रिसर्चर हैं उनकी संख्या को डबल किया जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा अगले 5 साल में, किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके अलावा इंडिया की जो पोजीशन है वो टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स में फिक्स की जाएगी अगले नेक्स्ट डेकेड में। इसके अलावा जो 2020 जो ड्राफ्ट है उसमें ये बोला गया है कि ओपन साइंस फ्रेमवर्क को डिफाइन किया जाएगा, जिसकी वजह से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को भी क्रिएट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो सभी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड की जो टॉप जर्नल्स हैं उसकी तक लोगों का एक्सेस पहुंच पाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी जो ड्राफ्ट आया है 2020, इसमें यह भी बोला गया है कि लोगों को जो नॉलेज है ना, एक्सेस टू नॉलेज, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो फंडिंग है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा और जो मल्टी सेक्टोरल जो मतलब MNC जो कंपनीज है उनको भी कोशिश की जाएगी कि उनकी तरफ से फंडिंग भी ज़्यादा होए। कंसर्न की बात क्या है कि जो इजराइल देश है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 4% से ज़्यादा खर्च करता है अपनी GDP का। इंडिया सिर्फ अपनी GDP का 0.6% खर्च करता है। अगर US और चाइना की बात करें तो वो 2% से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या नहीं करता, इन्वेस्ट नहीं करता है। इसके अलावा और भी इसमें डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है कि स्टेट टू फंड रिसर्च, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, फिशल इंसेंटिव एंड सपोर्ट फॉर इनोवेशन इन मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज। और ये सारी क्या बात कर रहे हैं हम, 2020 की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है साइंस पॉलिसी, उसमें ये सारी डिफाइन किए गए हैं कि इन सब पर भी काम किया जाएगा। देखो, आइडिया अच्छे हैं, लेकिन जो हमें मेन काम ये करना है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको कोलैबोरेशन करना होगा और साइंटिफिक जो डायस्पोरा है, मतलब हमारे इंडिया में अच्छी कॉलेज से पढ़ करके कोई बंदा विदेश से रिसर्च कर रहा है, उस साइंटिफिक डायस्पोरा, उस PhD करने वाले को और वहाँ पर रिसर्च कर रहा है, उस साइंटिफिक डायस्पोरे का तक हमको रीच करना है, उनका यूज़ करना है और यूज़ करने के द्वारा इसके अलावा जो हमें रिसर्च है उसमें इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना होगा। तो ये हमारा डिस्कशन था सेकेंड आर्टिकल। लास्ट हमारा आर्टिकल है, देखो IPC से रिलेटेड है,
सबसे पहले आपको ये बताना है कि आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड, वो हम इंडिया में आज़ाद होने के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर कॉलोनियल एरा से ही वो चलता आ रहा है। देखो, आईपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 124A। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी बात से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और उसकी बात से अगर वायलेशन क्रिएट होता है तो सिडिशन लॉ उस व्यक्ति के ऊपर चार्ज लग सकता है। उसको 3 साल की सजा से 7 साल की सजा भी हो सकती है। इस आर्टिकल में बात की गई है, एक एक्टिविस्ट हैं दिशा रवि, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है तो उसके लिए एक टूल किट शेयर कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। इसलिए बोला गया कि उन्होंने जो टूल किट शेयर किया ना, उससे वायलेंस और ज्यादा बढ़ सकता था। अब जो सेशन कोर्ट है दिल्ली का, उसने ये बात बोली है कि देखो, उन्होंने जो टूल किट शेयर किया था ना, उसमें ऐसे कुछ बात ही नहीं थी जिससे वायलेंस इंक्रीज हो सके। तो इस आर्टिकल से ये बात बोली गई है कि जो चीजें कॉलोनियल एरा से चलती आ रही हैं, आईपीसी 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये जो सेक्शन 124A है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज है वो हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उनको कर्व करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सेक्शन 124A को इंट्रोड्यूस किया था और इसका यूज भी किया था उन्होंने। तिलक के ऊपर 2 बार यूज किया था। जो हमें महात्मा गांधी है उनके ऊपर 1922 में उन्होंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिख दिया था और उन्हीं के आधार पर उनके ऊपर सिडिशन लॉ लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला, अंग्रेजों ने बोला कि आपने जो आर्टिकल लिखा है ना, उसकी वजह से वायलेंस बढ़ गया है, लोगों में कोई शह मिल गई है, उत्साह आ गया है और उसकी वजह से हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में परेशानी हो रही है। तो देखो, कॉलोनियल एरा से जो चीज चल रही आ रही है वो हमारे अब तक यहाँ पर चलती आ रही है। हालांकि जिन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर इस सिडिशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने तो 2010 में ही इसको स्क्रैप कर दिया। तो भाई, अगर आप अंग्रेजों को इतना मानते हो ना, तो उन्होंने तो स्क्रैप कर दिया, तो आपको ये स्क्रैप करना चाहिए, या स्क्रैप नहीं करो तो इसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए। हमारी वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार इस सेक्शन 124A में कुछ चेंजेज होने चाहिए। ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।